फ्रेंड्स, मेरी तो चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद हेतु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में, मतलब ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसे बना है, हाँ, किस किस नदियों के द्वारा इसको बनाया गया है और कौन कौन सी इसकी आकृति हैं, तो ये सब हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मतलब पूरा उत्तर भारत के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो हमें पढ़ना है आज उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो कहाँ पर ये है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो भारत है वहाँ पर सबसे ऊपर क्या है, कौन कौन से भूभाग है। हमारे भारत के 5 भूभागों में वर्गीकृत किया गया है, स्पेशली मोटे मोटे तौर पर। मतलब हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरे पे पृथ्वी पठार और आइलैंड, है ना। तो ऐसे इसको डिवाइड किया गया है। तो हमारा जो हिमालय पर्वत है और पृथ्वी पठार के बीच के जो मैदान है उसको बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान है। क्या हुआ, ये सबसे पहले ये कि ये बना कैसे, जब मतलब है ना, जब ये हमारा पृथ्वी भारत नीचे की तरफ था, मतलब पृथ्वी भारत गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। तो बहुत पहले क्या था कि जो हमारी इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट में जो पृथ्वी भारत है ये अफ्रीका के पास, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पास अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और पृथ्वी भारत मिलकर और गोंडवाना और दक्षिण अमेरिका मिलकर गोंडवाना लैंड बना रहे होते थे। तो जब मूवमेंट हुए, जब प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से प्लेट्स में जब मूवमेंट हुए, तो मूवमेंट की वजह से ये ऊपर के आना शुरू हो गया। और जहाँ पर हमारा हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले 33 सागर नाम का एक सागर हुआ करता था। तो जब ये इंडियन प्लेट और ऊपर से यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई, है ना, मतलब धीरे धीरे जब आए तो वो 33 सागर गायब हुआ। 33 सागर के जो तलछट थे उसमें दबाव पड़े, है ना, उसके कारण क्या हुआ, वो ऊपर उठता चला गया और हमारा हिमालय पर्वत बना। तो जब हिमालय पर्वत बना तो उसके दक्षिण में एक बहुत बड़ी द्रोणी बनी। द्रोणी मतलब एक बहुत बड़ा द्रोणी टाइप की बनी, और उस द्रोणी में ये जो हमारा हिमालय पर्वत की जितनी भी नदियां थी, बड़ी बड़ी नदियां थी, मतलब सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी सहायक नदियों के द्वारा क्या हुआ, ये जो द्रोणी है, द्रोणी में अवसाद को लाया गया, है ना, उनकी तलछट पर निक्षेप किया गया, अवसाद लेकर आया गया। मतलब जो निक्षेप मतलब होता है कि नदियों द्वारा जो लोड लेकर आते हैं, मतलब कि नदियां अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बहा कर ले जाती हैं। उसमें कंकड़ पत्थर भी होते हैं, कुछ मल भी होते हैं, सब कुछ होता है, मतलब कुछ गंदगी भी होती है, कुछ जीव जंतु भी कई बार क्या हो जाते हैं, बह के चले जाते हैं। तो ये सब मिलकर निक्षेप बन जाते हैं। तो ये निक्षेप उस द्रोणी में इकट्ठा होते गए और एक मैदान का रूप बना लिया। मतलब बहुत समय में वहां पर क्या हुआ, मैदान बन गया। तो उत्तरी भारत का विशाल मैदान भी कैसे बना है, जैसे हमारा हिमालय पर्वत बना था, तो उसी प्रोसेस से हिमालय पर्वत की जो नदियां निकल कर आई, उनके निक्षेप के कारण हमारा उत्तरी भारत का विशाल मैदान बना। तो प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने अपने पहले वीडियो में प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। दूसरा, हिमालय पर्वत किस तरीके से बना है उसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। सारे ये जो मैंने मतलब है ना, इनके वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और चाहे तो आप मेरे चैनल पे डायरेक्ट जाकर ही वीडियो का देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मैंने वीडियो बनाए हैं, कम से कम 30-40 मिनट के वीडियो हैं। मतलब कि किस तरीके से मूवमेंट हुआ हमारी इंडिया का जो शेप है, इंडियन प्लेट में जो मूवमेंट हुए वो किस तरीके से हुए, है ना, प्लेट्स वगैरह क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, हाँ, और सारा सब कुछ मैंने अलग अलग वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आपको अगर देखना है वहाँ पर तो जाकर मेरे चैनल पर जाकर डायरेक्ट ही आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है। तो हमारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसमें क्या है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग ये जो है इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो हिमालय पर्वत है उसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, ये हो गया। और हमारा जो इंडिया है, इंडिया का पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा इंडिया का पूरा क्षेत्रफल है। इंडिया का क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया। हमारा जो हिमालय पर्वत है, इसमें से हिमालय पर्वत का कितना हो गया, हिमालय पर्वत ये पूरा हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और हिमालय पर्वत का हो गया 5 लाख वर्ग किलोमीटर, और उसके
उसके नीचे हमारा उत्तर भारत है। उत्तर भारत का क्या हो गया, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल उत्तर भारत का हो गया। तो ये हो गया। अब इसको उत्तर भारत को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदियां कौन सी है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है। उन नदियों द्वारा और उनकी सहायक नदियों द्वारा यहाँ पर निक्षेप किया गया है, इसलिए मतलब उनके निक्षेप के कारण ये पूरा बहुत बड़ा एक बहुत ही उपजाऊ, विश्व का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्रफल में ये हमारा भाग आता है बना, इसलिए उनके नाम पर इसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी कहा जाता है। ये मैंने आपको क्षेत्रफल तो बता दिया, इसका 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और पूर्व से पश्चिम तक ये कितना है, मतलब ये इसकी लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक टोटल लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर है ना। मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बताया था कि हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वो हिमालय पर्वत की लंबाई है कितनी है, 2400 वर्ग किलोमीटर है ना। तो ये उससे थोड़ा सा और बड़ा है, क्योंकि ये राजस्थान से भी फैला हुआ है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो ये पूर्व से पश्चिम तक ये फैला हुआ है। 32,000 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और मतलब 2400 किलोमीटर तो रावी नदी से लेकर यहाँ डेल्टा तक ही 2400 किलोमीटर हो जाता है। उसके आगे भी हमारा यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो गया, इसका पूरा टोटल हो गया, लंबाई इसकी होगी 32,000 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। और इसकी चौड़ाई, ये तो इसकी लेंथ होगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो अलग अलग है। मतलब इसकी एवरेज आप ले लो 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच में है। मतलब ये भी पूर्व की तरफ कम चौड़ा है, पश्चिम की तरफ ज़्यादा चौड़ा है। मतलब जिस तरीके से ये आर्क बना है ना, उसी तरीके से ये हमारा पूर्वी की तरफ ज़्यादा चौड़ा है। मैंने आपको इसमें दिख भी रहा होगा, है ना, मैप में आपको दिख भी रहा होगा कि इस साइड ये ज़्यादा चौड़ा है, इस साइड ये कम चौड़ा है। और इसके अलावा अलग अलग जगह पे इसकी चौड़ाई अलग अलग है ना। कई बार ज़्यादा चौड़ा कम चौड़ा भी इसमें है। तो एवरेज इसका ले लिया हमने, इसकी एवरेज चौड़ाई कितनी है, 150। मतलब यहाँ पर ये यहाँ पश्चिम के साइड ये ज़्यादा चौड़ा है, राजस्थान साइड ये 500 किलोमीटर तक का हो गया। और ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल साइड कितना है, 150 किलोमीटर है। यहाँ इलाहाबाद में भी लगभग 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर चौड़ा है, इस तरीके का है। मतलब कहीं ज़्यादा चौड़ा है, कहीं कम चौड़ा है। एवरेज इसका ले लिया हमने, 150 से 500 किलोमीटर तक का ये चौड़ा है। और इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 200 मीटर की इसकी ऊंचाई है। एवरेज ये हो गया 200 मीटर की ऊंचाई है। और बहुत ज़्यादा ये ऊंचा नहीं है, बिल्कुल सपाट मैदान है, बिल्कुल समतल मैदान समझ में आता है ना। ऊंचाई इसकी लगभग 200 मीटर है। और सबसे ज़्यादा इसकी ऊंचाई है 291 मीटर। मतलब ये तो प्लेन है बिल्कुल, लेकिन कहीं पर एक जगह 291 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहीं पर कहाँ पर है, ये हो गया हमारा अंबाला और सहारनपुर के बीच में, मतलब उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में। यहाँ पर ये कहीं इस एक जगह पर ये बहुत ज़्यादा इसकी ऊंचाई है, 291 मीटर है। और इसी ऊंचाई को क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसका जल विभाजक भी बोलते हैं। तो जल विभाजक का मतलब क्या होता है, जल विभाजक का मतलब हो गया कि ऐसी जगह जहां पर नदी द्वारा जल का विभाजन होता है। मतलब कि इसके पूर्व में इसका पूर्व हो गया, इसके पश्चिम हो गया। तो इसके पश्चिम में तो कितना है, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां होती हैं। और इसकी इसके पूर्व में हो गया गंगा नदी और इसकी सहायक नदियां होती हैं। तो ये जल विभाजक हो गया। जल विभाजक मतलब दो जगहों को वहाँ की नदी डिवाइड कर देती है ना। तो उसको जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक का मतलब हो गया कि जहाँ पर एक ऐसा ऊंचा क्षेत्र जहाँ से नदियों का डिवीजन हो जाता है, दो क्षेत्र में नदियों का डिवीजन हो जाता है। तो इसके पूर्व में गंगा और इसकी सहायक नदियां होती है, और पश्चिम इस साइड है, तो पश्चिम में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हो गए। तो ये हमारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान का जो जल विभाजक है वो कहाँ पर है, वो है अंबाला। कहाँ पर है ये, अंबाला और सहारनपुर के बीच में। मतलब मोटे मोटे तौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई है इसकी, 291 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। तो ये हो गया, ये मैंने आपको बताया। इसका एक मतलब मोटे मोटे तौर पे बता दिया कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ये 3 नदियां और उनकी बहुत सारी सहायक नदियों के निक्षेप के द्वारा बना हुआ है। निक्षेप का मतलब होता है कि नदियों द्वारा बहुत सारे लोड्स जो लेकर आए जाते हैं। मतलब ये अपने उद्गम क्षेत्र से मुहाने तक बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके लेकर चली जाती है। मिट्टी होती है, उसमें पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, कोई मल मूत्र भी होता है ना, गंदी चीज़ें भी होती है, अपशिष्ट चीज़ें भी होती हैं, पन्नी वगैरह भी होती हैं, बहुत गंदगी भी होती है। कई बार हम लोग है ना अच्छा सा मतलब हमारा जो जितना भी गंदा पानी है वो
पूरा फ्लो कर देते हैं, कहाँ पर किसी भी नदी में डाल देते हैं तो बहुत सारा ये हो जाता है, बहुत सारे जीव जंतु के अवशेष भी होते हैं, जीव जंतु मतलब मछली वगैरह के अवशेष भी हो सकते हैं, और जो जीव जंतु हमारे मर जाते हैं कहीं उनके किनारों पे तो उनके अवशेष भी हो जाते हैं। और जैसे हमारा रिचुअल एक है कि हमारी गंगा नदी में भी कई सारी डेड बॉडीज बहा दी जाती हैं, तो उन सारे जो अवशेष, ये सारे अवशेष और यही अवसाद के मतलब यही लोड कहलाते हैं, है ना। तो यही जो लोड होता है उनको हिंदी में निक्षेप बोलते हैं। तो इनके कारण जो द्रोणी भरी गई, उस द्रोणी के ऊपर एक मैदान बना, एक काप का मैदान बना, काप की मिट्टी का बहुत ही उपजाऊ मैदान बना, है ना, जो क्या है बहुत अच्छा संग्रहक है, स्टोरेज, एक ये नेचुरल स्टोरेज ऑफ वाटर है ना, पानी का एक बहुत ही प्राकृतिक उत्तम संग्रहक है। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, मतलब अंदर मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए एक तो काप की मिट्टी यहाँ पर है, मतलब बहुत उपजाऊ मिट्टी है, दूसरा यहाँ पर पानी, इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, संग्रह के बहुत अच्छा यहाँ पर स्टोरेज है पानी का, इसलिए ये विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान, है ना। यहाँ पर कृषि खेती बहुत अच्छे से की जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि एक समतल मैदान है ना, बहुत ज़्यादा इसकी जो ढाल है, बहुत ज़्यादा इसका ढाल नहीं है, लगभग 20 सेंटीमीटर का इसका ढाल है। और ये ढाल अलग मतलब है ना, जैसे हम पूर्व से पश्चिम के मुहाने की तरफ जाते हैं, मुहाना क्या होता है, किसी भी नदी का जो एंड होता है, जहाँ पर नदी किसी सागर में जाकर मिल जाती है वो उसका एंड हो जाता है, तो एंड को हम क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। तो मुहाने की तरफ इसकी जो ढाल है वो कम होता जाता है, वैसे ही इसका ढाल बहुत कम है, देखने पे बिल्कुल सपाटी दिखाई देता है, मतलब 20 सेंटीमीटर ढाल है, बहुत ज़्यादा इसका ढाल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो इसका ढाल मतलब यहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा पे यहाँ पर इसका ढाल कितना है, 15 सेंटीमीटर ही ढाल है, तो इसका ढाल भी बहुत ज़्यादा है नहीं है। ऊंचाई, इस मैदान की ऊंचाई लगभग 200 मीटर है और 291 मीटर सबसे ज़्यादा इसकी ऊंचाई है, जो कहाँ पर है, ये है अम्बाला और सहारनपुर के बीच में है, मतलब हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में 291 मीटर सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, जहाँ पर जल विभाजक, इस मैदान का जल विभाजक है ना। और ये सारा सब कुछ मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब क्या है कि ये जो मैदान है, ये मैदान तो हमको दिख रहा है कि 7.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, लेकिन इस मैदान में अलग अलग आकृति, अलग अलग मतलब स्थलाकृतियाँ भी हैं, है ना, बहुत सारी अलग अलग इसमें आकृति हैं। एक सपाट मैदान है, समतल मैदान है, देखने पर बिल्कुल समतल मैदान ही लगता है, लेकिन क्या है, इसकी मिट्टी के आधार पर और इसकी स्थलाकृति के आधार पर इस मैदान को वर्गीकरण किया गया है। तो विशेष रूप से मृदा के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है और बारीक कंकड़ पत्थर मतलब इस स्थलाकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो 7 पार्ट्स में इसका डिवाइड किया गया है। हमारे उत्तरी भारत को मिट्टी के आधार पर 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हो गया, सबसे ऊपर हो गया भाबर, तराई, बांगर, खादर, है ना। तो ऐसे करके रे, है ना, और भूड़, और सबसे एंड में है डेल्टा। तो 7 स्थलाकृति मृदा के आधार पर, मिट्टी के आधार पर इनका वर्गीकरण करा गया है, जिसके सबसे ऊपर क्या हो गया, भाबर हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे दक्षिण में क्या है, शिवालिक है। सबसे निचला जो हिमालय का सबसे निचले हिमालय है वो क्या है, शिवालिक है। तो शिवालिक के बिल्कुल दक्षिण में क्या है, भाबर है ना। शिवालिक के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक यहाँ से पूर्व से पश्चिम तक क्या है, भाबर है, और इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एवरेज है ना। कहीं पर ये ज़्यादा चौड़ा है, कहीं पर कम चौड़ा है। तो ये हो गया 8 से 16 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है, और ये शिवालिक के बिल्कुल दक्षिण में है। हमारा जो शिवालिक है ना, शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय का एक पार्ट है ना। तो शिवालिक के दक्षिण में भाबर है, और कंकड़ पत्थर मतलब बहुत भारी कंकड़ पत्थर, बजरी
ये मिलते हैं। ये जो नदियां हैं हमारे शिवालिक से, जो नदियां में हिमालय पर्वत से जो नदियां निकल कर आती हैं, मतलब हमारी सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं। तो इनके द्वारा क्या हुआ, हिमालय पर्वत से भारी पत्थर, कंकड़, बजरी लेकर यहाँ पर इकट्ठा कर दी गई है, भाबर प्रदेश में इकट्ठा कर दी गई है। और इसके कारण क्या हो गया, ये परागम्य चट्टानों को बना लेता है। मतलब परागम्य चट्टानें मतलब होता है कि ऐसी चट्टानें होती है जहां पर कोई भी चीज रुकती नहीं है, नीचे तक चली जाती है, ऊपर से नीचे तक चली जाती है और एक चट्टान का रूप बना लेता है। भावर मतलब कंकड़, पत्थर, बजरी मिलकर एक बहुत ही मजबूत चट्टान, परागम्य चट्टान बना लेते हैं। जहां पर क्या होता है कि कोई भी जो नदी आती है, छोटी छोटी नदी आती है, वो क्या हो जाती है, यहाँ पर अदृश्य हो जाती है। मतलब कि परागम्य चट्टान मतलब कि आप ऊपर भी कोई चीज डालोगे तो वो पत्थर है, पत्थर से जाकर ये नीचे चली जाती है। तो इसके कारण जो छोटी छोटी नदियां होती है वो वहां पर क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। वहां पर चट्टान पे आकर क्या हो जाती है, छोटी छोटी नदियां जो होती है वो गायब हो जाती है ना। और क्योंकि कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं इसलिए ये उपजाऊ भी नहीं होती है ना, ये उपजाऊ भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कंकड़, पत्थर, बजरी है और पानी भी यहाँ पर रुकता नहीं है, पानी भी गायब हो जाता है, छोटी छोटी नदियाँ गायब हो जाती हैं। तो इसके कारण ये क्या होता है, ये उपजाऊ क्षेत्र भी नहीं है, यहाँ पर कोई कृषि नहीं होती है, कोई खेती नहीं होती है। तो ये इसका हो गया। मतलब है ना, कई बार क्या होता है कि यूपीएससी में 3 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में या फिर किसी स्टेट में एमपीपीएससी में कई बार पूछ लिया जाता है 3 नंबर के क्वेश्चन में कि भाबर क्या है, तराई क्या है, तराई क्या है। तो आप लिख सकते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में कि जो भाबर है वो क्या होता है, शिवालिक के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है और 8 से 16 किलोमीटर इसकी एवरेज चौड़ाई है और ये कम उपजाऊ होता है। कि यहाँ पे इसलिए कम उपजाऊ होता है क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा क्या हुआ, जो हिमालय की नदियाँ हैं उनके द्वारा क्या होता है, कंकड़, पत्थर, बजरी लाकर यहाँ पर इकट्ठा कर दी गई है, जिससे यहाँ पर एक परागम्य चट्टानों का निर्माण हुआ है ना। परागम्य चट्टान बन गई है और परागम्य चट्टान होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, छोटी छोटी जब नदियाँ आती हैं ऊपर से नीचे जब आती हैं तो यहाँ पर गायब हो जाती हैं, क्योंकि पानी पूरा चट्टानों में नीचे चला जाता है तो ऊपर पानी दिखता नहीं है ना, तो गायब हो जाती है। और क्योंकि पत्थर है इसलिए वो क्षेत्र उपजाऊ भी नहीं है और उपजाऊ नहीं होने के कारण वहाँ पर खेती नहीं की जाती है ना। तो बिल्कुल हिमालय के बिल्कुल नीचे खेती नहीं की जाती है। ये हो गया 3 नंबर में आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छे, एक बहुत अच्छा आंसर 3 नंबर में हो सकता है ना। तो उसके नीचे होता है तराई, भाबर के बिल्कुल नीचे, जस्ट नीचे तराई प्रदेश आता है ना। और ये लगभग ये 15 से 30 किलोमीटर तक चौड़ा होता है ना, 15 से 30 किलोमीटर तक चौड़ा है। और यहाँ पर ये जो नदी गायब हो गई थी, यहाँ पर मतलब जो भाबर प्रदेश में जो नदियाँ छोटी छोटी गायब हो गई थी, अब ये क्या होती है, ग्वाली नदियाँ दृश्यमान हो जाती है, मतलब ऊपर दिखाई देने लगती है, तराई प्रदेश में आकर ऊपर दिखाई देने लगती है। और ये दलदल प्रदेश होता है क्योंकि नदियाँ यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती, मतलब ऊपर आने लगती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा क्षेत्र ऐसा होता है जो दलदल होता है। दलदल क्षेत्र कहाँ बनते हैं, दलदल हमेशा वहाँ बनते हैं जहाँ पर पानी बहुत इकट्ठा रहता है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो तराई प्रदेश है यहाँ पर दलदल बहुत सारी जगह पर यहाँ पर दलदल प्रदेश है ना। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत घने घने वन हैं, मतलब बहुत घने पेड़ पौधे हैं, वन है ना। और दूसरा यहाँ पर कई सारे प्रकार की जीव जंतु प्राणी पाए जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट प्रजाति के बहुत सारे यहाँ पर वन्य जीव या प्राणी यहाँ पर पाए जाती हैं है ना। तो यहाँ पर क्या है, इनको साफ करके यहाँ पर तराई प्रदेश में खेती की जाती है। तराई प्रदेश में जो खेती करने के लिए सबसे अच्छा जो जगह मानी जाती है वो तराई मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये पानी का बहुत अच्छा संग्राहक भी है। क्योंकि यहाँ की जो अदृश्य नदियाँ हो गई थी, गायब हो गई थी, वो इस क्षेत्र में आके ऊपर उठने लगती है, तो पानी भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। और उपजाऊ मिट्टी भी है क्योंकि यहाँ पर दलदल है और दलदल वाले क्षेत्रों में क्या होता है, वन बहुत, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं और जीव जंतु बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ पर ह्यूमस, उस मिट्टी में ह्यूमस बहुत ज़्यादा हो जाता है और जहाँ ह्यूमस होता है वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो यहाँ पर खेती की जाती है, इसको साफ करके यहाँ पर खेती की जाती है और ये बहुत ही उपजाऊ प्रदेश होता है। अब इसके नीचे आता है एक बांगर प्रदेश होता है। बांगर प्रदेश का मतलब होता है कि ऐसा प्रदेश होता है जब कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के समय में जब एक ऊंचा प्रदेश है ना, वहाँ पर एक ऊंचा प्रदेश आ जाता है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। मान लो ये नदी है ना, और ये नदी में नॉर्मल ऐसा प्रवाह होता है, ऐसे पानी ऐसे जा रहा है ना।
और बाढ़ आ जाती है तो ये क्या होता है, फैल जाता है पानी। तो जहां जहां तक पानी फैल रहा है बहानी, उसके बाद जो थोड़ा हल्का सा ऊपर होता है, मतलब बिल्कुल हल्का सा होता है, आप नॉर्मली इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये बांगर और खादर में कुछ डिफरेंस है, समझ नहीं पाते। बांगर क्या होता है, खादर से हल्का सा ऊंचा होता है और इसमें जलोढ़ मिट्टी होती है, लेकिन पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी, काप मिट्टी के बाद जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है ना। तो लेकिन यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, मतलब कि जो पुरानी है, 2-3 साल पुरानी मिट्टी होती है। तो इसमें खेती तो की जाती है, लेकिन ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है, अपेक्षाकृत खादर की कम उपजाऊ होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि पुराने बाढ़ के मैदान, मतलब मैदान होते हैं, है ना। बाढ़ के मैदान तो है, लेकिन बाढ़ के मैदान के कारण जो मिट्टी खसक जाती है ऊपर की तरफ, तो ये इनकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होती है ना। और यहाँ पर खेती की जाती है। तो ये हो गया, मतलब पुरानी जलोढ़ यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद आती है खादर, आता है। खादर क्या होता है, जहाँ पर हर साल किसी नदियों में हर साल बाढ़ आती है, और बाढ़ जब आती है, पानी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर आता है, बहुत, मतलब वो यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी है। तो हर साल क्या होता है, जब अगर किसी नदी में हर साल बाढ़ आ रही है तो हर साल वहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, और बहुत सारे ह्यूमस, मतलब जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस होता है, तो एक उपजाऊ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो वो प्रदेश जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और हर साल नई बाढ़ के कारण नई जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उस प्रदेश को कहते हैं खादर प्रदेश कहते हैं। ये भी बहुत उपजाऊ प्रदेश होता है, जो खादर होता है वो भी बहुत उपजाऊ प्रदेश होता है। इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ऊंचाई का होता है, ये इससे थोड़ा कम नीचा होता है, कम नीचा होता है, इसलिए तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। और हल्का सा ऊपर होने के कारण बागर में पानी नहीं आ पाता है, बाढ़ का पानी बागर तक नहीं आता है। लेकिन दोनों में ही खेती की जाती है, जलोढ़ में भी खेती की जाती है। ये हो गया, है ना। जलोढ़ मतलब खादर प्रदेश में भी खेती की जाती है, और इसमें नई जलोढ़ आती है, नई जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी होती है, जिसके कारण ये उपजाऊ क्षेत्र होता है। उसके बाद आता है रेह ऐसा प्रदेश होता है जब कभी बांगर प्रदेश होते हैं ना, मतलब बांगर मतलब जहाँ पर जो पुरानी जलोढ़ है, अब वहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो पानी के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब सिंचाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी जब हम किसी क्षेत्र में डाल देते हैं, तो वहाँ पर मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद सी एक आपको देखेंगे नमक जैसा कुछ दिखाई देने लगता है, एक परत से जमी इकट्ठी हो जाती है नदी के ऊपर, नमक सफ़ेद जैसी नमकीन भी होती है ना, जो कि खेती को अफेक्ट करती है, नेगेटिवली इफेक्ट करती है खेती को, है ना। तो उस प्रदेश को क्या कहते हैं, रेह कहते हैं या कल्लड़ कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है। मतलब ऐसे बांगर प्रदेश होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, सिंचाई के कारण यहाँ पर एक मिट्टी के ऊपर सफ़ेद चादर सी इकट्ठी हो जाती है, जो नमकीन होती है, जो नेगेटिव इफेक्ट डालती है खेती पर, है ना। तो ऐसे प्रदेश क्या हो जाते हैं, रेह हो जाते हैं। तो बहुत हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इससे बहुत सारे रेह, और इसको कल्लर भी बोलते हैं। तो बहुत सारे कल्लर प्रदेश होते हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की जाती है ना। तो ये नेगेटिव भी इफेक्ट करते हैं। उसके बाद होता है भूड़ आता है। तो भूड़ का मतलब होता है कि बांगर के ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पर ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है वो अपक्षय हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, अपक्षय हो जाती है। तो नीचे क्या होती है, एक कंकड़ीली मिट्टी होती है ना, ऐसी मिट्टी जिसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, जो उपजाऊ भी नहीं होती है, मतलब ये चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। ऊपर की नरम मिट्टी का अपक्षय हो जाता है, मतलब बांगर प्रदेश में नरम मिट्टी का अपक्षय हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, नीचे की जो कंकड़ी मिट्टी है वो बच जाती है, जो उपजाऊ नहीं होती है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, भूड़ कहते हैं। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश रामगंगा के मैदानों की तरफ बहुत सारे भूड़ दिखाई देते हैं, जो उपजाऊ नहीं होते हैं। फिर होता है डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है कि मुहाना होता है, किसी भी नदी का मुहाना, मतलब एंड जो होता है वो डेल्टा कहलाता है। और किसी भी नदी का जो डेल्टा होता है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, नदी सबसे ज़्यादा अवसाद वहाँ इकट्ठा करती है पूरे। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो डेल्टा में अक्सर जलोढ़ मिट्टी, अक्सर क्या, डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदी द्वारा लेकर आई जाती है, और ये बिल्कुल एंड पे होते हैं, मतलब मुहाना है। तो ये क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। और जैसे हमें पता है कि हमारा जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी का मुहाना और सिंधु नदी के मुहाने के बीच का जो क्षेत्र है वो उत्तर भारत का विशाल मैदान होता है, क्योंकि हमारी जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में जाकर मिलती है पाकिस्तान में,
अरब सागर में जाकर मिल जाती है, वहां पर इसका मुहाना होता है, वहां पर डेल्टा बनाती है और एक चौकोर डेल्टा बनाती है। और हमारी जो गंगा नदी है वो हमारे बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है, इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है और इसका डेल्टा कहाँ है, हमारे पश्चिम बंगाल में है। मतलब जो डेल्टा है हमारा जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब यहाँ से ये गंगा नदी आती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी है ना। तो ये जो डेल्टा है इसका आधा भाग बांग्लादेश में है और आधा भाग इसका भारत में है। तो बांग्लादेश में इसका नया भाग होता है और भारत में इसका पुराना भाग होता है। मतलब ये जलोढ़ मिट्टी ही होती है ना। बांगर प्रदेश, इसको खादर प्रदेश ही कहा जा सकता है, एक रूप में ये खादर प्रदेश होते हैं। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी है वो बांग्लादेश के साइड, मतलब नई जलोढ़ मिट्टी है वो बांग्लादेश में है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो भारत में है। मतलब कुछ क्षेत्र भारत के बांग्लादेश प्रदेश में है इसका डेल्टा का और कुछ प्रदेश बांग्लादेश में है इस डेल्टा का। तो और उसके बाद ये क्या होती है, बांग्लादेश से होते हुए ये अरब बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती, खत्म हो जाती है। तो डेल्टा किसी भी क्षेत्र, किसी भी नदी का जो डेल्टा होता है वो आखिरी आकृति होती है ना। तो सबसे आखिरी, सबसे शुरुआत क्या होता है, स्रोत होता है जहाँ से शुरू होती है ना। और एंड क्या होता है, किसी भी नदी का जो एंड होता है वो डेल्टा होता है। और हमारा जो उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें भी बिल्कुल एंड में यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा होता है। तो मिट्टी के आधार पर 7 रूप में इसका वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सा, भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेहे, भूर, डेल्टा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत का विशाल मैदान किस तरीके का है, मतलब ये और कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है। तो ये मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि ये राजस्थान में फैला हुआ है ना। अलग इसे इसका वर्गीकरण भौगोलिक रूप से भी वर्गीकरण किया गया है। तो भौगोलिक रूप से वर्गीकरण इसका राजस्थान में फैला हुआ है, पंजाब में, हरियाणा में फैला हुआ है ना, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान बहुत सारे हमारे भारत के बहुत सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर उत्तर भारत का विशाल मैदान लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो बहुत सारे स्टेट्स में फैला हुआ है 7.5 वर्ग किलोमीटर। और इसकी लंबाई इतनी होगी, मतलब सिंधु नदी के मुहाने से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई इसकी 150 से 500 किलोमीटर है। मतलब पश्चिम की तरफ ये ज्यादा चौड़ा है और पूर्व की तरफ ये कम चौड़ा है। इस तरीके का जो दिख रहा है ना, तो ये यहाँ से ऐसा है हाँ, और ये ऐसा है। तो एक ट्रायंगुलर शेप में है ना, बिल्कुल ट्रायंगुलर तो नहीं है लेकिन एक हल्का सा ट्रायंगुलर शेप में आ जाता है, क्योंकि ये पश्चिम की साइड ज्यादा चौड़ा है, पूर्व की साइड कम चौड़ा है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 200 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है, जो कि बहुत कम होती है। देखने पर ये बिल्कुल सपाट सा दिखाई देता है। कुछ वैज्ञानिक इसको सपाट मैदान कहते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसको सपाट मैदान नहीं कहते, क्योंकि इसमें हल्का सा ढाल भी है ना। तो 291 मीटर इसकी इस मैदान की सबसे ज्यादा ऊंचाई 291 मीटर है। कहाँ पर, ये अंबाला और सहारनपुर के बीच में, मतलब उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में एक जगह है जहाँ पर इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। और ये यही क्षेत्र, इस जो हमारा मैदान है, उत्तर भारत का मैदान है, उसका जल विभाजक भी है ना। तो इस जल विभाजक के पूर्व में गंगा और उसकी सहायक नदियां बन जाती हैं और पश्चिम में जो क्षेत्र है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया हुआ है। ढाल लगभग 20 सेंटीमीटर की ढाल होती है। और जैसे जैसे हम मुहाने की तरफ जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम एंड की तरफ जाते हैं, तो ढाल थोड़ी और कम हो जाती है, 15 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो ये हो गया है ना। तो इसको मिट्टी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। हमारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसको मृदा के आधार पर इसकी स्थलाकृतियों का वर्गीकरण किया गया है 7 रूप से, भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेहे, भूर, डेल्टा। तो ये 7 इसके स्थलाकृतियां हैं। तो जो भाबर प्रदेश है वो शिवालिक के बिल्कुल दक्षिण में होता है और ये यहाँ पर कंकड़, पत्थर, बजरी नदियों द्वारा लेकर आए गए हैं, जिसके कारण एक कड़क चट्टान बन जाती है, परागम्य चट्टान बन जाती है और नदियाँ यहाँ पर आकर गायब हो जाती है। जो शिवालिक से होकर नीचे जो नदी आती है छोटी छोटी, वो यहाँ कर नीचे गायब हो जाती है, उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता है। तराई प्रदेश होता है भाबर के बिल्कुल दक्षिण में, तराई प्रदेश आता है, 15 से 30 किलोमीटर तक होता है। और भाबर की जो नदियाँ गायब हो गई थी वो यहाँ पर आकर
दिखने लगती है, मतलब तराई में वो दिखने लगती है। और दलदल वाला प्रदेश होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ प्रदेश होता है, यहाँ पर खेती की जाती है ना। यहाँ पर वन प्राणी बहुत ज़्यादा है, दलदल प्रदेश होने के कारण साफ करके यहाँ पर खेती होती है, कृषि होती है। उस बांगर प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एक ऐसा प्रदेश होता है जो बांगर प्रदेश होता है, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है ना। यहाँ ये कम उपजाऊ होता है। खादर प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जहाँ पर हर साल बाढ़ का पानी आ जाता है और बाढ़ के पानी के साथ इसमें नई जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और ये खेती के लिए उपजाऊ होता है ना। यहाँ पर ये खेती के लिए उपजाऊ क्षेत्र होता है। ये ऐसा क्षेत्र होता है बांगर का जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई के कारण यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद एक परत जम जाती है मिट्टी के ऊपर, नमकीन परत जम जाती है जो नेगेटिव इफेक्ट करती है, मतलब ये उपजाऊपन को कम करती है मिट्टी के। बूढ़ ऐसा प्रदेश होता है जब जो बांगर प्रदेश है वहाँ पर अपक्षय हो जाता है और अपक्षय के कारण ऊपर की मिट्टी, नरम मिट्टी खत्म हो जाती है और नीचे की कंकड़ वाली मिट्टी रह जाती है। तो ये उपजाऊ नहीं होता है, मिट्टी खत्म हो गई, ऊपर की नरम मिट्टी खत्म हो गई तो ये उपजाऊ ही नहीं होता है। फिर डेल्टा होता है, डेल्टा बिल्कुल एंड पॉइंट होता है, किसी भी नदी का एंड पॉइंट डेल्टा होता है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी होती है किसी भी नदी में डेल्टा पर इकट्ठी होती है ना। तो डेल्टा हमारा मतलब जलोढ़ मिट्टी हमारा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। भारत में भी भारत का जो डेल्टा, भारत में जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर सुंदरी, हाँ है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, सुंदरी है शायद, सुंदरी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है ना। सुंदरबन का डेल्टा इसको बोलते हैं ना। तो सुंदरी के पेड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसके कारण यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा है। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है उसका नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। इसका कुछ भाग भारत में है और कुछ भाग इसका बांग्लादेश में, मतलब जो नया भाग है डेल्टा का वो बांग्लादेश में है। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है और पुराना भाग इस डेल्टा का भारत में है, तो ये भी बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैंने आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी इससे रिलेटेड कि इसका भौगोलिक वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, इस प्रदेश का भौगोलिक वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।